नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कल की एक सीरीज में हम पढ़ रहे थे वायसराय के बारे में, और कल की सीरीज में जो हमारे वायसराय की जो सीरीज ये चल रही है, उस सीरीज में हम जो है लॉर्ड विलिंगटन तक जो है हमने, और उसके बाद में लॉर्ड लिनलिथगो को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कल की सीरीज में हमने विलिंगटन और लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बात की। आज हमारे जो अगले वायसराय है उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट वायसराय है हमारे। और आज जो हमारे जो नए वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड वेवल। देखिए कि लॉर्ड लिनलिथगो के जाने के बाद में लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय के रूप में आते हैं, और इनके समय में जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारी इस गवर्नर जनरल और वायसराय की जो सीरीज है वो हमारी ये लास्ट सीरीज है, जिसमें हम कंप्लीट जो है हम कहेंगे कि गवर्नर जनरल वायसराय को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो है वो बेसिकली हम कहेंगे कि कब से कब तक आते हैं भारत में, 1944 से लेकर 1947 तक। देखो, वेवल के समय में 1945 में शिमला समझौता हुआ, यानी कि 1945 में लॉर्ड वेवल के समय में शिमला जो है यानी कि हम कहेंगे पैक्ट हुआ, शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौता दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट था कि लॉर्ड वेवल ने भारत में जो पाकिस्तान और जो है हम कहेंगे यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी कि भारत के विभाजन की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसलिए लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाते हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। पर ये जो शिमला में जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है वो हम कहेंगे सम्मेलन असफल हो जाता है, वो सम्मेलन फेल हो जाता है। और फेल होने का कारण ये है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि वायसराय की जो केंद्रीय विधान परिषद है और वायसराय की स्पेशली जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सिर्फ यानी कि मुस्लिम लीग के ही सदस्य जाएंगे मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में। यानी कि हम कहेंगे कि जितने भी मुसलमान होंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वो सिर्फ मुस्लिम लीग की जो है मुस्लिम लीग से ही जाएंगे। मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है भारत में सिर्फ जो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी कोई पार्टी जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस बात का कड़ा विरोध इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम लीग अकेली पार्टी है जो कि मुसलमानों का भारत में प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं बातों को लेकर और इन्हीं मुद्दों पर जो है यानी कि ये जो है शिमला समझौता असफल हो जाता है। मुस्लिम लीग के कराची यानी कि अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया। देखो, मुस्लिम लीग के कराची के अधिवेशन में यानी कि एक नारा दिया गया मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग का सेशन जो है कराची में होता है। द सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट कराची इन 1946 वेयर दीज गाइज गिव अ फेमस स्लोगन यानी कि डिवाइड एंड जो है यानी कि एक्सपेल, तो विभाजन करो और जाओ, ये प्रसिद्ध नारा दिया था किसने, यानी कि हम कहेंगे कि यानी कि कराची के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कि डिवाइड एंड क्विट द इंडिया, ठीक है, हमको जो है विभाजित करो और आप यहाँ से चले जाओ, ये एक प्रसिद्ध नारा दिया गया। देखो, कैबिनेट मिशन 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई, देखो ये यहाँ तक कि कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली हम कहेंगे कि भारत में आता है, तो इनके दौरान में जो है यानी कि हम कहेंगे कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आता है भारत में? कैबिनेट मिशन आता है 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। 1946 का कैबिनेट मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 के दिन भारत आता है। 23 मार्च 1946 दिस कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया, यानी कि 3 मेंबर कमीशन केम इनटू इंडिया, यानी भारत में 3 सदस्य जो है कमीशन भारत में आता है। भारत में जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में विभाजन को लेकर जो वाद विवाद चल रहा था, मतभेद चल रहे थे, उसको देखते हुए ब्रिटेन की सरकार जो अभी नई सरकार बनी थी 1944 और 45 में ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, और ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं तो ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी होती है उसके हेड जो होते हैं क्लेमेंट एटली,
ये क्या बन जाते हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और भारतीय मुद्दों पर यानी कि भारत के क्लीमेंट एटली का जो चुनावी घोषणा पत्र था, जब वो इंग्लैंड में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा कि हमारी पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य होगा वो जल्द से जल्द भारत को आजादी देना होगा, कि अवर प्राइम पर्पस वाज टू प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। दिस वाज द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ द लेबर पार्टी एंड द हेड ऑफ द लेबर पार्टी वाज द क्लीमेंट एटली एंड ही वॉन दिस इलेक्शन। इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया। 1945 में क्लीमेंट एटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और ये सब देखते हैं और ये सब सुनते ही भारत में भी खुशियों की लहर जो है यानी कि चल जाती है। भारत के लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि क्लीमेंट एटली भारत के जो है यानी कि हम कहेंगे स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी आशा, हमारी उम्मीद और हमारे जो है यानी कि जज्बात अब जो है थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई देने लग गए थे। इसलिए क्लीमेंट एटली ने भारतीय जो है यानी कि मुद्दों पर जो यानी कि मुद्दों को सुलझाने के लिए एक मिशन भारत में भेजते हैं जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है। ये एक 3 सदस्य जो है यानी कि कमीशन होता है, 3 सदस्य जो है आयोग होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पैथिक लॉरेंस करते हैं। पैथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता करते हैं, लॉरेंस अध्यक्षता करते हैं। इनके अन्य जो सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य हम कहेंगे कौन होते हैं? एवी एलेक्जेंडर। सो एवी एलेक्जेंडर अन्य सदस्य होते हैं। और दूसरे एक और सदस्य जिसका नाम है आपने और हमने पहले भी सुना है, स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं। सो स्टैफर्ड क्रिप्स जो है दूसरे सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्यों का हम कहेंगे कि पैनल भारत में आता है। और इन्होंने यानी कि हम कहेंगे विभाजन की जो मांग थी भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत के विभाजन की मांग थी, मुस्लिम लीग के जो विभाजन की मांग थी उसको ठुकरा दिया। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन, आप देखिए कि 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में यानी कि मनाया। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मुस्लिम लीग मनाती है? तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दिस डे एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं 1944, 45 और 46। अब हम बात करते हैं 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने की सबसे बड़ी एक खास बात यह थी, कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। और संविधान सभा का गठन होता है तो हम कहेंगे संविधान सभा के लिए इलेक्शन जो होते हैं, संविधान सभा के लिए हम कहेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होते हैं। इसमें हम कहेंगे संविधान सभा जो हमारी पहली संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर थे। और फिर जो है यानी हम कहेंगे अगस्त में यानी वायसराय वेवल ने प्रधानमंत्री यानी कि हम कहेंगे वायसराय वेवल ने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसमें पहले मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया अंतरिम सरकार में। बाद में मुस्लिम लीग ने 26 जो अक्टूबर 1946 में यानी मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा बनती है। और अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने का एक ही लक्ष्य था मुस्लिम लीग का कि यहाँ पर जो है और तेज जो है यानी कि पाकिस्तान की मांग को रखा जाए। फिर इन्होंने जो है अंतरिम सरकार से इस्तीफा देते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब हम कहेंगे 1946 में भारत आया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 को आप देखिए कि इसमें थोड़ी सी चीज हम अलग से देखते हैं। आ जाइए, देखो थोड़ा सा यह कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है और हम कहेंगे कि
प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, देखो कि 1947 में एक घोषणा होती है जिसको हम कहते हैं एटली घोषणा कहते हैं। तो एटली घोषणा जो होती है वो बेसिकली हम कहेंगे कब होती है, एटली घोषणा होती है हमारी, वो होती है 20 फरवरी 1947 के दिन। 20 फरवरी 1947 के दिन एटली घोषणा होती है। और एटली घोषणा यानी कि हम कहेंगे प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन से एक घोषणा की, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन, और हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की इन्होंने। और घोषणा क्या की कि हम जून 1948 तक, जून 1948 तक भारत को जो है उत्तरदायित्व हाथों में सौंप देंगे और सदा के लिए भारत की राजनीति से अलग हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि 1947 में, जब 1946 में 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, तो बेसिकली ब्रिटिश सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा और ब्रिटिश सरकार ने जो है यानी कि ये जो है घोषणा की वहां पर कि हम जून 1948 तक जो है यानी कि भारत को उत्तरदायित्व हाथों में सौंप देंगे। जो नए हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपने जो है पार्लियामेंट का जो सदन था, उस सदन को हम कहेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन से ये घोषणा की 20 फरवरी 1947। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इसको जो है 20 फरवरी 1947, ध्यान रखना कि 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा होती है। और घोषणा में क्या बोला जाता है कि हम जून 1948 तक भारत को उत्तरदायित्व हाथों में सौंप देंगे। अब देखो, इस काम को पूरा करने के लिए एक नए वायसराय को भारत में भेजा जाता है और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन होता है। तो देखो वेवल के समय में क्या क्या घटनाएं होती है। वेवल के समय में 1945 में शिमला समझौता होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। 1946 में यानी कि हम कहेंगे कैबिनेट मिशन आता है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है, ठीक है। और फिर जो है हम कहेंगे मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, ठीक है, रूप में मनाया, ये ध्यान रखना है आपको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया, 16 अगस्त 1946 के दिन। इस दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, मुस्लिम लीग सड़क पर आ जाती है और हम कहेंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और सांप्रदायिक दंगे ऐसे होते हैं इसमें लाखों लोगों की जो है जानें चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय नेता भी ये मान गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये मान गए, इस जो है यानी कि हम कहेंगे खौफनाक दृश्य को देखकर, इस दर्दनाक दृश्य को देखकर कि विभाजन ही अब हमारी जो है नियति है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये मान जाती है कि विभाजन ही हमारी नियति है। और इस जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की में जो सबसे जो है प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र था वो बंगाल का नोआखली जो है यानी हम कहेंगे कि स्थान था। नोआखली स्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला था हिंदू मुस्लिम के इन दंगों से, सांप्रदायिक दंगों से। नोआखली जो होता है बंगाल का, वो सबसे, ये जो स्थान होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला स्थान होता है। यहाँ पर दंगों को रोकने के लिए स्वयं महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो है अनशन किया था, यानी कि महात्मा गांधी अनशन पर बैठते हैं, फिर जाकर यहाँ पर दंगे शांत होते हैं। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ये कहते हैं कि जो हमारी आर्मी 50,000 हमारे सैनिक काम नहीं कर पाए, वो गांधी ने अकेले ने जो है काम कर दिया। वहां पर गांधी के पहुंचने पर दंगे शांत हो जाते हैं। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को क्या कहा है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को क्या बोला, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब देखिए हमारे जो नए वायसराय होते हैं 22 मार्च 1947 के दिन यानी कि भारत में आते हैं अंतिम वायसराय, जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय। अब इनके बाद में हम बात कर लेते हैं।
देखो 1947 से लेकर 1948 ये लॉर्ड माउंटबेटन का जो है, यानी कि आप और हम जो है चित्र देख रहे हैं, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है लॉर्ड माउंटबेटन की। भारत पाकिस्तान विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन 14 अगस्त 1946 को किया गया। तो 14 अगस्त 1946 को यानी कि रेडक्लिफ आयोग का गठन होता है 14 अगस्त 1946 को। तो कभी आपसे पूछिए रेडक्लिफ आयोग का गठन कब होता है, तो 14 अगस्त 1946 को होता है। भारत का अंतिम वायसराय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत व पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। देखो 3 जून 1947 के दिन, ये देखो भारत के अंतिम क्या है, यानी कि गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। और आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वो भी लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये भी कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, 3 जून 1947 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना जो है जारी की जाती है, और ये योजना होती है भारत के विभाजन से संबंधित होती है। तो ऑन 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन केम आउट विथ अ पॉलिसी, दिस पॉलिसी वाज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के पार्टीशन से होती है। और जो 3 जून 1947 की जो ये विभाजन की योजना होती है, उसी को 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटेन के जो है, यानी कि हम कहेंगे कि पार्लियामेंट के समक्ष में रखी जाती है। तो ये जो 3 जून की जो यानी योजना होती है वो 4 जुलाई 1947 के दिन कहां रखी जाती है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रखी जाती है, सो ब्रिटेन के संसद में रखी जाती है, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 के दिन, ठीक है, यानी 18 जुलाई 1947 के दिन ये योजना जो ब्रिटेन के संसद के समक्ष रखी जाती है वो पारित हो जाती है, ठीक है, पारित हो जाती है। और इसको जो है ये पारित किस रूप में होती है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित होती है 1947 में, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में। सो बेसिकली आप समझ रहे हो कि 3 जून की ये योजना 4 जुलाई ब्रिटेन के संसद के समक्ष में रखी जाती है। ऑन 4 जुलाई 1947 दिस पॉलिसी वाज पुट फॉरवर्ड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑन 18 जुलाई 1947 दिस पॉलिसी हैज बीन पास इन द फॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये जो पॉलिसी होती है 18 जुलाई 1947 के दिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हो जाती है। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रधान मंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये देख लो जुलाई 1947, मैंने आपको बताया 4 जुलाई के दिन रखा जाता है, 18 जुलाई को पास हो जाती है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है। सो फिर हमारा जो है देश, प्यारा देश विभाजित हो जाता है और एक नया जो है यानी कि देश बन जाता है जिसका नाम पाकिस्तान। तो 3 जून की योजना को क्या कहा जाता है, विभाजन की योजना कहा जाता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद में 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है भाई लोगों की लॉर्ड माउंटबेटन चले गए, लॉर्ड माउंटबेटन चले गए, तो जब तक नए इलेक्शन नहीं हुए, जब तक स्वतंत्र भारत में यानी कि नए जो है चुनाव नहीं हुए, तब तक ये हम कहेंगे कि सी राजगोपालाचारी, हम कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद में यानी कि गवर्नर जनरल के पद पर बने रहे। पर आपको कहें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखना या कंफ्यूज मत होना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन। और आपको ये कहें
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी कि हम कहेंगे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है हम कहेंगे क्या होते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बाद भारत के संविधान के अनुसार शासक प्रमुख, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नियुक्त होने लग गए। अब देखो राष्ट्रपति की जगह कौन होते थे, एक तरह की गवर्नर जनरल होते थे। अब गवर्नर जनरल जो है हट गए, अब भारत में क्या हो गए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ गए थे। और आप देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत किया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप देखो इनके काम में क्या हुआ, इनके समय में जो है जब ये गवर्नर जनरल थे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत किया, ठीक है, संविधान बना लिया, ठीक है। और संविधान जो है लागू कब होता है हम सब जानते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। इस सीरीज में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय पूरे कंप्लीट कर लिए। जो आपके एग्जाम में जितनी जो है चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है उन सब चीजों के बारे में हमने बहुत गहन अध्ययन किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यानी कि इन क्लासों से फायदा हुआ होगा और आप ज्यादा से ज्यादा जो इन क्लासों के जो है नोट्स बनाइए आप और इनका फायदा लीजिए। और अब हम जो है अगली सीरीज में जो नई जो हमारी सीरीज होगी वो हम मंडे से मिलते हैं। मंडे को हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा और 10 बजे हमारी लाइव क्लास अब रेगुलर चलेगी। और आज मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड सी या। थैंक यू सो मच।